प्यारे स्टूडेंट, आज से मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए यानी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस से एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आया हूँ और ये अल्टरनेट डेज में आपको अवेलेबल होगा और बाकी के 3 दिन में हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये अवेलेबल होगा। और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और देखने के बाद कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग के रिस्पांस के आधार पे ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो फिर यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू रिवाइज भी करवाते रहूँगा चैप्टर्स को, और जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। 10th का ये साइंस है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए हम आगे अपनी ये क्लास बढ़ाएं। ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं रिएक्शन होता क्या है। जैसे कि नाम से क्लियर है, रिएक्शन यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में जब कभी रिएक्शन दोबारा एक्शन होता है, यानी कि एक बार तो एक्शन हुआ कि उसका फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों में रिएक्शन होके मतलब एक्शन होके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन हुआ है। और यही जब एक्शंस केमिकल्स में होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब इक्वल एक्शन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इक्वल एक्शन यानी कि दो तरफ यानी कि RHS और LHS के बीच में जब इक्वल एक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब RHS यहाँ क्या है, LHS क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी वीडियो क्लास। देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मिल्क जो है ना, अगर रूम के टेम्परेचर पे हमने गर्मी के टाइम में रख दिया तो क्या होगा उसका, जाहिर सी बात है वो फट जाएगा। आयरन तवा या फिर पैन या फिर नेल यानी कील जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उस लाइट, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आने पर उसमें रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग यानी कि आयरन जहाँ स्ट्रॉन्ग है वही वो रस्ट जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे अगर हमने उसका कोई उपाय नहीं किया तो वो आयरन जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाता है यानी फर्मेंटेड हो जाता है, यानी काला काला सा आपको दिखता होगा। फूड जो है ना कुक करते हैं, फूड जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में और हम लोग जो रेस्पियर करते हैं। तो ये सभी जो है ना एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन यानी कि हमेशा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क से जो है ना ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, जिससे कि हम फिर दोबारा मिल्क नहीं प्राप्त कर सकते यानी नहीं रिसीव कर सकते। जितनी भी सिचुएशन है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज्ड यानी कि जो उसका ओरिजिनल इनिशियल सब्सटेंस है, जो भी ओरिजिनल रूप में है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है, जो कि आप पिछली एक क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब थोड़ा मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज की जब बात करें, जैसे कि आपकी किताब है, बुक है, तो वो क्या है, एक पेज है। अब उस पेज को आप फाड़ देते हो
तो तभी भी वो क्या क्या है, पेपर ही है। काट देते हो, इस तरीके से काटते हो या फिर ऐसा काटते हो, तो इस तरीके से काटने के बाद भी वो क्या रहेगा, पेपर ही रहेगा। लेकिन आप क्या करते हो, तो पेपर ही जब रहेगा, या फिर जैसे कि आपके यहाँ ग्लास होगी, कांच की ग्लास यानी कि लेड जो ग्लास होती है, उसको आप नीचे फेंकोगे, तो नीचे फेंकने के बाद क्या होगा कि उसके चकने चूर हो जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी भी वो क्या है, ग्लास ही है। लेकिन जब आप उसको पूरी तरीके से दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पेपर के मामले में एग्जांपल मैं देता हूँ, ये ज़्यादा सही है कि पेपर क्या है, पेपर ही है, चाहे उसको फाड़ दो या कुछ भी करो। लेकिन जब आप माचिस ला के उसको जला देते हो, तो अब वो पेपर बचता है क्या, नहीं बचता। मतलब जले हुए जो जला हुआ जो आपके पास ऐश है यानी कि राख है, उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये किताब का पेज है या फिर कॉपी का पेज है, जिसको यानी कि रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल हो। ऐसे देख के रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल हो विदाउट टेस्टिंग, यानी कि बिना टेस्ट किए आप जिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें कौन सा चेंजेस हो गया है, केमिकल चेंजेस हो गया है। और केमिकल चेंजेस को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है ना इसमें एक्टिविटी को करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए एक्टिविटी है 1.1, इसमें सावधानी दी है कि जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो टीचर के असिस्टेंस में होगी, यानी कि टीचर्स के प्रेजेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूटेबल आई ग्लास का भी यूज़ करना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको सैंड पेपर से क्लीन कीजिए। इसको हम लोग दुकान पे में कहेंगे रेगमाल दे दो, तो रेगमाल को सैंड पेपर कहते हैं इंग्लिश में। तो सैंड पेपर से उसको क्लीन कीजिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो मेटल कभी भी एयर के कांटेक्ट में आने पे ऑक्साइड का लेयर उस पे जाना जम जाता है। तो ऑक्साइड का लेयर जम जाने के कारण क्या होता है कि उसको बर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाएगा बर्न करना, तो फिर हमारी ये एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह जाएगी, और इनकम्प्लीट नहीं रहे इसलिए हम जो है ना उस पे से ऑक्साइड के लेयर को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देंगे, और फिर उसको वो जो है ना जल जाएगा। उसके बाद हमें इस तरीके से टोंग्स यानी जिसको हम चिमटा कहते हैं, टोंग्स के सहारे से इसको पकड़ेंगे और फिर इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हमें इसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि ध्यान से देखना है। तो आप ये देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है ना बर्न्स हुआ डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, और वो जो था मैग्नीशियम रिबन वो वाइट पाउडर में चेंज हो गया। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब कह सकते हो कि फ्लिप करते हुए वाइट फ्लेम के साथ वो जलेगा, बर्न होगा, और वाइट पाउडर आपको फॉर्म करेगा, यानी कि वाइट पाउडर में वो चेंज होगा। ये जो पाउडर है उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन कैसे हुआ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है दोनों एक साथ हो गए, और इस तरीके से वो फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या कह रहा है कि आपको लेना है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप ये देखोगे क्या टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे ये देखिए एक्टिविटी 1.3 कह रहा है कि कुछ जो है ना जिंक ग्रेन्यूल लीजिए, यानी कि जिंक के दाने लेना है कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में। उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको मिलाना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है।
जो बच्चे नहीं जानते डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है तो उसको मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है ना वाटर सॉल्यूशन जो होता है, वाटर के साथ सॉल्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि कहने का मतलब है इसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। यानी कि कहने का मतलब ये ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता। अब इसमें सावधानी, इसमें आपको क्या बरतनी है कि इसको ज़्यादा ध्यान से हैंडल करना है, क्योंकि एसिड है, एसिड चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, दोनों ही टर्म में ये खतरनाक होता है। तो इसलिए इसको जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से सावधानी से आपको करना है। और इसमें भी आप क्या देखोगे, इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं फिगर, यहाँ पे ये जिंक ग्रेन्यूल है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है, ये कॉनिकल फ्लास्क है और ये इसमें ग्लास ट्यूब डाल दिया। तो इसमें दो चीज़ें आप देखोगे कि ये जो फ्लास्क है आपका, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये H2 गैस रिलीज़ होता है। अब ये H2 गैस रिलीज़ होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपने 8th क्लास में या फिर 7th क्लास में या किसी भी जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि जब H2 बर्न होता है तो पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे पॉप साउंड क्रिएट होगा। इससे आपको ये समझ जाना है कि इसमें H2 रिलीज़ हो रहा है। अब देखिए, जो जितने भी एक्टिविटीज़ थी, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। अब देखिए, जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मेन रूप से 4 एक्टिविटीज़ क्रिएट होती है। उसके स्टेट में बदलाव हो जाता है, यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगी, और मान लीजिए कि या फिर इनमें से कुछ नहीं है तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर के साथ सॉल्यूबल हो जाएगा, वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा और उसके कलर में चेंजेस हो जाते हैं। गैस का एवोल्यूशन होता है, यानी गैस रिलीज़ होता है और टेम्परेचर चेंज होते हैं। मेन रूप से ये 4 चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेन ये 4 चीज़ें हैं कि जब भी आप कैसे कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें 4 चीज़ें आपको देखनी है कि स्टेट चेंज हुआ या नहीं हुआ, कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और टेम्परेचर में बदलाव है या नहीं। अगर ये इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कभी एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी ये एक्टिविटीज़ हो सकती है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। जब हम इस तरह के चेंजेस को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इनमें से इसको अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है केमिकल इक्वेशंस। अब ये समझते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, जो हमने एक्टिविटी 1.1 में किया था, क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो उसको एक स्टेटमेंट में हम कैसे लिख सकते हैं कि लिखेंगे व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही लंबा हो गया है, क्वाइट लॉन्ग हो गया है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट वे में, जिसको वर्ड इक्वेशन हम लोग कहते हैं। इक्वेशन मतलब इक्वल एक्शन, जिसमें कि दोनों तरफ इक्वल एक्शन होता है, यानी कि 2 चीज़ें हैं तो एक चीज़ें बनेंगी, और या एक चीज़ है तो वो 2 चीज़ें बनेंगी, और दोनों के बीच में जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा।
अब यहाँ पे एटम्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको इसमें आगे अभी बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखिए वर्ड इक्वेशन जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बॉर्न किया था तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए कि दो सबस्टेंस आपका है जो कि आपने यूज़ किया है। तो जो सबस्टेंस आपने यूज़ किया है न्यू थिंग्स बनाने के लिए, न्यू सबस्टेंस बनाने के लिए, तो जो आपने यूज़ किया है उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलती है, जो न्यू चीज़ मिलती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। न्यू थिंग्स जो हमें मिलती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। द सबस्टेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो आपने केमिकल चेंजेस में जो अंडरग्रो यानी कि जिसमें चेंज आ रहा है उसको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो न्यू सबस्टेंस आपको मिला है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको हम कहेंगे मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। वर्ड इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ दिखाया जाता है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट्स होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाता है यानी कि LHS में, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो उसके बीच में प्लस का साइन हम लगाते हैं। वन और मोर रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को भी हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, और अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है तो उसमें हम प्लस का साइन उनके बीच में लगाते हैं। और भी कई चीज़ें होती है जो कि लिखी जाती है, जैसे कि गैस अगर रिलीज होता है तो उसमें अप एरो लगाते हैं। और ध्यान रखना है कि अब ये कहोगे कि कैसे जो है ना रिएक्टेंट्स भी मोर देन वन हो सकता है, प्रोडक्ट भी मोर देन वन हो सकता है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट्स है कौन सा प्रोडक्ट है। तो उसका बहुत ही सिंपल है कि जिस तरफ एरो होगा यानी कि जिस तरफ इस तरीके से बना होगा, यानी कि इस तरीके से ये एरो का साइन जिस तरफ होगा यानी कि उसी तरफ रिएक्शन हुआ है, और जो एरो के साइड वाला यानी कि इधर वाला जो पोर्शन होगा यानी कि इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको कहेंगे रिएक्टेंट्स। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए अभी आपने लिखा वर्ड इक्वेशन। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सभी लोग एक ही लैंग्वेज नहीं जानते हैं, इसलिए साइंटिस्टों ने एक विचार किया आपस में, एक इनकी मीटिंग, एक संस्था है IUPAC, उसने ध्यान रखिए IUPAC। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, क्योंकि अगर इससे पहले आपने वीडियो छोड़ दिया तो ये समझिए कि बहुत बड़ा लॉस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मतलब अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं कि जो वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन में साइंटिस्टों ने ये देखा कि अलग अलग जो यूनिवर्स में अलग अलग लैंग्वेज जाने जाते हैं, और ये हर आदमी एक लैंग्वेज को नहीं सीख सकता, या उसके लिए हो सकता है कई तरह की समस्याएं हों। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक साइंस की अपनी लैंग्वेज बनाई, जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स थे
उस सब एलिमेंट्स के लिए एक एक सिंबल दिया। और जितने भी कंपाउंड्स थे, कंपाउंड क्या होता है, जब टू और मोर एलिमेंट को हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं और जितने भी कंपाउंड हैं उस सब के लिए एक क्या दिया, सिंबल दिया, और उसके बीच में सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसका कंपाउंड बना कुछ खास नियम के थ्रू, और फिर उसी को दिखाया गया। तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए Mg, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके 1 मॉलिक्यूल बनाता है, और इस तरीके से ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। अगर हम इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में देखें तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था इक्वल एक्शन। इक्वल एक्शन मतलब जितना रिएक्टेंट्स होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा अगर नहीं है तो फिर उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। यानी कि इफ यस यानी कि दोनों तरफ अगर इक्वल है तो हम कहेंगे बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सच केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।